महाजनपद नहीं 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उनके नाम एवं राजधानी निम्नलिखित हैं। पहला काशी वाराणसी, दूसरा कौशल अयोध्या, तीसरा अंग चंपा, चौथा मगध गिरिव्रज एवं राजगिरी है, पांचवा वज्जी, आठ कबीलों का संघ एवं विदेह, लच्छी लिच्छवी एवं छाछरिक नहीं ज्ञात्रिक, वैशाली। फिर छठवा है मल्ल, पावापुर, कुशीनगर, सातवां चेदी, सुधीवती एवं सुतीमती, आठवां वसत एवं कौसुम्बी, नौवां कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दसवां पंचाल, छत्र एवं कतिपल्य, 11वां मत्स्य विराटनगर, 12वां सूरदाने मथुरा, 13वां अकस्मक पैठन, 14 अवंती उज्जैन एवं महिष्मती, 15 गंधार तक्षशिला, 16वां कम्बोज। अन्य ग्रंथों की सूची में नाम अलग मिलते हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण मगध राज्य विभिन्न महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ। लगभग दो शताब्दियों तक यह निरंतर उन्नति करता रहा और उसने उत्तरी भारत अन्य राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य के रूप धारण कर लिया। इसकी सफलता तथा उन्नति के अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। भौगोलिक स्थिति, मगध की स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मगध राज्य गंगा नदी के मैदान पर स्थित था। राज्य की दोनों राजधानियां राजगिरी और पाटलिपुत्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण एवं सुरक्षित थी। पहली राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों के एक समूह से घिरा हुआ नगर था, जबकि पाटलिपुत्र नगर गंगा एवं गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित नदियों में घिरा हुआ सुरक्षित नगर था। लोहा, मगध राज्य में लोहे के भरपूर भंडार थे। अंततः मगध के शासक उत्तम अस्त्र शस्त्र बना सके। इन्हीं शस्त्रों के बल पर वे अपनी पड़ोसी राज्यों का हराने में सफल हुए। उपज प्रदेश, मगध एवं अत्यंत उपजाऊ प्रदेश था। व्यापार उन्नत था। यहाँ अनेक नगर थे। इसमें धातु मुद्रा का प्रचलन था, जिसमें मगध शासकों को राजस्व अधिक मिलता था। शक्तिशाली सेना, अपने समृद्ध कोष के कारण ही राजा हाथियों सहित एक शक्तिशाली सेना रख सके। दुर्गों को तोड़ने एवं दलदली तथा बिना सड़कों वाले दुर्गम क्षेत्रों में हाथियों का प्रयोग बड़ा लाभप्रद था। इसी शक्तिशाली सेना के बल पर ही वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। योग्य शासक, मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग एवं महापद्मानंद आदि अपने कूटनीति, वैवाहिक संबंध, साहस और वीरता से राज्य के क्षेत्र में विस्तार किया। उदार समाज, मगध में वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल न थी। राजा लोग सभी जातियों के अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करते थे और उनकी योग्यता का लाभ उठाते थे। इस प्रकार मगध राज्य का सामरिक महत्व इनकी राजधानियों की अनुकूलन परिस्थितियों, राज्य में लोहे के भंडार, उपजाऊ प्रदेश एवं शक्तिशाली सेना, रूढ़ि विरोध जनता एवं उत्साही एवं महत्वाकांक्षी शासक के प्रयासों का समूह परिणाम यह हुआ कि मगध राज्य ने अपने राज्यों को पराजित करके भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। द्वितीय नगरीकरण, महाजनपद काल 600 से 321 ईसा पूर्व को भारत में नगरीकरण का दूसरा चरण माना जाता है। इसमें दूसरा नगरीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही साहित्यिक स्रोत में पुनः बड़े संपन्न एवं विकसित नगरों का उल्लेख मिलता है। पाली साहित्य में बुद्धकालीन 60 बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। इस समय के महत्वपूर्ण नगरों को कौशाम्बी एवं श्रीवस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगिरी, चंपा, तक्षशिला इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। इन बस्तियों
में पकाए ईंटों से निर्मित भवनों के अवशेष मिलते हैं। नगरों की अर्थव्यवस्था कृषि, अधिशेष उन्नत शिल्प व्यवसाय, वाणिज्यिक व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। नगर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों एवं उत्पादन के केंद्र थे। इनका वातावरण ग्रामों की अपेक्षा अधिक उन्मुक्त था, जहाँ एक विशिष्ट प्रकार की नगरीय संस्कृति ने जन्म लिया। मौर्य काल, कुषाण काल में नगरों की संख्या और उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ती ही गई। द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय और विकास में लोहे का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यज्ञिप उत्तर वैदिक साहित्य में कृष्ण अयस या श्याम अयस के नाम से लोहे का उल्लेख मिलता है, पर कृषि में लोहे का प्रयोग 600 ईसा पूर्व के पश्चात ही बढ़ा, जिसकी पुष्टि साहित्य और पुरातात्विक स्रोत से करते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड एवं संस्कृति के स्थानों में लोहे का प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। पुरातात्विक खुदाई से आलम गिरपुर एवं अंतरजी खेड़ा एवं अहिच्छन हस्तिनापुर नोह चिराग आदि स्थानों से लौह उपकरण मिले हैं। लोहे की जानकारी और इसके प्रयोग ने आर्यों को गंगा घाटी में प्रसाद में सहायता पहुंचाई। लौह उपकरणों से वन काट कर कृषि भूमि का विस्तार आसान हुआ। लोहे के बने हल के फाल की सहायता से खेतों की गहरी जुताई संभव हुई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ी एवं अर्थवेद एवं तैत्तिरीय संहिता में क्रमशः प्रवीरवंत और पौरीवंतम का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ संभवतः लोहे का बना धातु युक्त फाल लगाया जाता है। अधिशेष उत्पादन के आधार पर समाज में अनेक वैसे शिल्पों का उदय हुआ जिनके शिल्पी कृषि पर आधारित नहीं थे। लोहे के प्रयोग ने आरंभिक आर्यों की पशुचारण अर्थव्यवस्था को समुन्नत कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर नगरों के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अनेक आलोचक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए लोहे के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि में व्यवहृत लोहे के उपकरण 1000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य नहीं मिलते। अधिकांश लोहे के बने हुए बाणग्रस्त भाले, कील इत्यादि मिले हैं। कहीं कहीं से कुल्हाड़ी और हंसिया भी मिला है, लेकिन लोहे का बना हुआ पहला हल एवं फाल करीब 500 ईसा पूर्व का है।